गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो क्लियर है क्या? यस। ओके, ठीक है। प्रेयर के साथ शुरू करेंगे। सहस्राक्षं गणाधीशं समगुरुं सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षास्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताशवेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सततानुसत्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् उत्सुक्य मोहारतिदान् जग्गानं यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। आज जो हमारा सेशन है उसमें फार्मेकोलॉजी मॉडर्न टॉपिक है, उसका बेसिक्स क्या रहता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। सिंप्लीफाइड वे में कौन कौन सी ड्रग होती है, ड्रग के नाम, उसकी मोर प्रोबेबल मोड ऑफ एक्शन, और जो मेन टॉपिक है वो हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन में कौन कौन सी ड्रग काम करती है, हाइपरटेंशन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, रेडी है क्या सब लोग? हाँ बोलो। आवाज आ रहा है ठीक से? नहीं, एको आ रहा है। अच्छा, ओके। अभी ठीक से आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो फार्मेकोलॉजी में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स क्लासिफिकेशन, क्योंकि आजकल आप देखने जाओगे तो हाइपरटेंशन का प्रीविलेंस, मतलब अगर कोई 10 का पॉपुलेशन है तो उसमें आप मोर देन 5 पीपल, कोई भी आप रैंडमली 10 लोग जो है वो 40 ईयर के अबव एज वाले लेके आएंगे, तो उसमें से मोर देन 5% इज हैविंग अ सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। ओके, क्या है वो, उसमें हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ड्रग दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपरटेंशन होता है तो हम क्या देख सकते हैं, कौन सी ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेफ रहेगी हाइपरटेंशन में देने के लिए, क्योंकि उधर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। और लास्ट में अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना आवाज? ओके, तो देखो, हाइपरटेंशन जो वर्ड है ना वो बहुत बेसिक वर्ड्स है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम क्या देख सकते हैं उसमें, कि भाई ब्लड प्रेशर इज ए लेटरल प्रेशर। देखो सबसे पहले वर्ड ये जो है ना लेटरल प्रेशर, ये ध्यान रखने वाला है। ये सपोज आपकी कैपिलरी की वॉल है, ये कैपिलरी है, ये उसकी वॉल है, उसकी एंडोथीलियल वगैरह है सब। तो अगर ब्लड वो कैपिलरी में जा रहा है तो ये ब्लड जो है ना ये सीधा जा रहा है, तो ये ब्लड जो है वो वॉल पे इधर प्रेशर एक्सर्ट करेगा लेटरली, ये लेटरल है दोनों साइड। तो ये जो लेटरल प्रेशर जो है वो मूविंग ब्लड जो है वो एक्सर्ट करता है किधर, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो ये जो है वो ब्लड वेसल है, और ये ब्लड वेसल की वॉल अंदर अलग अलग होगी। तो ये ब्लड अगर वो वॉल पे प्रेशर जनरेट जो कर रहा है, वो प्रेशर को हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर, या तो टेंशन, प्रेशर को टेंशन बोल सकते हैं। अगर वो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, मतलब क्या हुआ कि वो टेंशन बढ़ गया, तो वो टेंशन बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं भाई, हाइपर टेंशन। बढ़ गया मतलब हाइपर, और प्रेशर बढ़ गया मतलब प्रेशर के लिए इधर वर्ड इन्होंने जो यूज किया है वो टेंशन है। ठीक है, तो इधर मेन जो है वो 4 प्रकार की ड्रग्स जो है वो यूज होती है। उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक से देखें,
कि अगर इधर जो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई। तो देखो ब्लड का अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अगर मैं ब्लड का वॉल्यूम कम कर दूं, क्या कर दूं, ब्लड का वॉल्यूम कम कर दूं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, है ना। ये हमको कैसे पता चला कि भाई ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है वॉल्यूम के लो होने से। तो कभी हाइपोटेंशन होता है तो उसमें सबसे मेन रीजन क्या होता है, ब्लड लॉस हो जाता है ना। ब्लड लॉस हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, और फिर उसकी वजह से प्रेशर भी लॉस होता है। तो ये मैकेनिज्म से हमें पता ये चला कि भाई अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेफिनेटली प्रेशर कम होगा। तो इधर जो प्रेशर म्हणजे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर अगर आपको कम करना है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, वॉल्यूम कम करोगे। और आपका वॉल्यूम कौन कम करेगा, वॉल्यूम मतलब किस चीज का वॉल्यूम होगा, कोई भी फ्लूइड का वॉल्यूम होगा। मतलब वॉल्यूम कम करना मतलब वो फ्लूइड को बाहर निकालना। तो इनमें से ये जो फ्लूइड को बाहर निकालने वाला कौन ड्रग होता है बताओ, ये चार में से जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं उसमें से बताओ। अनम्यूट करके बताओ ऐसा है तो। यस वेरी गुड, है ना, डायूरेटिक्स, है ना, ठीक है, डायूरेटिक्स ओके। तो ये डायूरेटिक्स क्या करेगा भाई, कि जो कोई भी फ्लूइड है वो फ्लूइड को बाहर निकालेगा। अगर फ्लूइड बाहर निकला तो वॉल्यूम कम होगा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा कम। वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स की मोड ऑफ एक्शन सबको पता चली भाई, बेसिकली। यस और नो, कमेंट में लिखिए। वाई फॉर यस पता चला, एन फॉर नो, ओके। अभी हम जस्ट बेसिक बेसिक जो एक वॉल्यूम वाला देखा, अभी दूसरा ऐसा होता है, देखो ये आपने ओल्ड एज पर्सन में सब देखा होगा ज्यादातर। अभी जो मैं दूसरा पढ़ा हूं, एक वॉल्यूम वाला आपको पता चल गया। दूसरा एक जो फैक्टर रहता है ना, वो रहता है हार्डनेस ऑफ द वेसल। हार्डनेस ऑफ द वेसल क्या है भाई, हार्डनेस ऑफ द वेसल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। अगर हार्डनेस ऑफ द वेसल, अगर वेसल हार्ड ज्यादा होगा, ये जो है वो हार्ड है ना, हार्ड होगा, तो प्रेशर भी इसको लगेगा ना। तो वो इलास्टिक नहीं है, मतलब हार्ड है मतलब क्या है, वो इलास्टिक नहीं है। अगर इलास्टिक होगा तो वो क्या है, अगर प्रेशर लग रहा है तो ये पीछे भी आ सकता है, पर ये हार्ड है मतलब कठिनीभूत हो गया है। आयुर्वेद में हम बोलते हैं ना, स्रोतस जो है वो कठिनीभूत हो गए, रूक्षादि गुण से स्रोतस जो है वो कठिनीभूत हो गए। तो इधर जो होगा वो हार्डनेस ऑफ द वेसल बढ़ेगा, तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अगर उल्टा करें हम कि भाई हार्डनेस ऑफ द वेसल है उसको पूरा कम कर दे, हार्ड कम होगा तो क्या होगा, इलास्टिक होगा। तो कोई भी चीज इलास्टिक होता है ना, तो वो फ्लेक्सिबल रहता है, तो उधर उतना प्रेशर नहीं होगा। तो ये जो हार्डनेस है ना वो कौन प्रोवाइड करता है, तो ये जो हार्डनेस है ना वो सोडियम, सीरम सोडियम पे ऊपर डिपेंड करती है। अगर सीरम सोडियम जो रिटेन हो रहा है फिर से, तो हार्डनेस बढ़ जाएगी, ओके। ये हमको कैसे पता चला कि भाई जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें हार्डनेस होता है, तो हमको ये उसकी ऊपर से पता चला, राइट। तो मेन चीज ये दोनों, सोडियम का रिटेंशन करना और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना, है ना, ये कौन करता है भाई, डायूरेटिक्स करते हैं। कौन करते हैं, डायूरेटिक्स। अभी दूसरी, एक डायूरेटिक्स का आपको समझ में आ गया। अभी दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वासोडाइलेटर। उधर भाई क्या हो रहा है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है भाई हाइपरटेंशन में। तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन का ऑपोजिट क्या होता है भाई, वेसल जो है वो नेरो हो गई। मैंने बोला ना, स्रोतस जो है वो रूक्षादि गुण से लिप्त हो गए उधर। तो अगर नेरो चीज कुछ भी हो गई तो आप उसके सामने उसका ऑपोजिट क्या करोगे भाई, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो उसका ऑपोजिट क्या करोगे बताओ।
डायलेशन, वेरी गुड, यस। डायलेशन करेंगे तो इधर किसका डायलेशन करोगे? ब्रॉड करोगे, यस। तो इधर वेसल को ब्रॉड करोगे तो इसको वासो डायलेशन बोल सकता हूँ क्या? वासो मतलब वेसल और डायलेशन मतलब ब्रॉड करना। तो इधर जो दवाई हम देंगे वो वासो डायलेटर है। चार दवाई कैसे कैसे क्यों देते हैं उसका मैंने रीजन बताया आपको। पता चला क्या इधर तक? वासो डायलेशन तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि जो कंसेप्ट बिल्ड हो ना आपका अच्छे से बिल्ड हो जाए, ठीक है। अभी देखो, तीसरी चीज जो है इन्होंने क्या लिखा है? सिंपैथेटिक। अभी हमारी बॉडी में कितनी भाई ऐसे सिस्टम होती है देखने जाओगे तो? एक होती है वो सिंपैथेटिक सिस्टम होती है, और जो दूसरी सिस्टम होती है वो कौन सी होती है? पैरासिम्पैथेटिक। अब ये दोनों सिस्टम में से आपको क्या लगता है कौन सी सिस्टम जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी बॉडी में? सिंपैथेटिक, वेरी गुड। तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाएगी, सब ने लिखा है, गुड। तो हम इधर क्या कराएंगे कि जो दवाई देंगे वो क्या करेगी? सिंपैथेटिक सिस्टम जो है उसको क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। क्या कर देगी? उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। क्लियर है? ओके। उसके रिसेप्टर ब्लॉक हो गया तो फिर अभी जो है वो क्या है, वो सिग्नल ही नहीं भेज पाएगी सिग्नल सिंपैथेटिक सिस्टम में, है ना। आपने अगर आपके फोन में एयरप्लेन मोड शुरू कर दिया है और आपके उधर वाईफाई वाईफाई कुछ नहीं है तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं क्या? Switching on airplane mode and without using Wi-Fi, can you turn on the internet in your phone? नो। तो इधर भी जो रिसेप्टर है वो ब्लॉक हो गया है। तो रिसेप्टर ब्लॉक हो गया है तो आगे कोई भी फंक्शन होगा नहीं। तो इसका फंक्शन लास्ट में क्या था कि बॉडी में ब्लड प्रेशर है वो बढ़ाता है। तो इधर तो रिसेप्टर जो बीच में है उसको ही हमने ब्लॉक कर दिया, तो जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा था वो बढ़ाएगा नहीं। और ये ब्लड प्रेशर बढ़ना इसको ही हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये एज ए मैनेजमेंट हो सकता है एक। चौथी बात, मोर इंपॉर्टेंट, रास। रास लीला है ना, है ना। रास का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये सिस्टम को भी क्या करता है? देखो कहीं पे भी ब्लॉक आता है ना, ये देखो सब ब्लॉकर है। ये ब्लॉक करता है मतलब ये जो सिस्टम है वो इन शॉर्ट क्या करने वाली होती है? ये सिस्टम जो है वो हाइपरटेंशन बढ़ाने वाली होती है। हाइपरटेंशन कैसे बढ़ता है भाई? हाइपरटेंशन वासो कॉन्स्ट्रिक्शन से बढ़ता है। तो ये कुछ ना कुछ ऐसे मैकेनिज्म करेगी जिसकी वजह से इधर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। पता चला क्या? हम्म। कोई कंफ्यूजन है इधर तक? अच्छा, पता चला। देखो अभी मैं थोड़े से फैक्टर लिखा देता हूँ कि भाई ये कौन कौन से चीज आपने इधर तक देखी, समराइज कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा वॉल्यूम देखा, कि जिनके ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है, राइट। फैक्टर्स जिसके ऊपर प्रेशर डिपेंडेंट है, एक वॉल्यूम है, दूसरा हार्डनेस ऑफ द वेसल है, तीसरा क्या देखा? इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम। भाई सिंपैथेटिक सिस्टम वो क्या इफेक्ट करती है? और चौथा जो है वो रास सिस्टम है। क्लियर है ये? इतने फैक्टर जो है वो प्रेशर को डिटरमाइन करने में मतलब मेंटेन करने में यूज होते हैं, राइट। अगर बढ़ गया है तो आप इसको ब्लॉक कर दो, कम हो गया है तो क्या करोगे? इनको स्टिम्युलेट करेंगे आप। बढ़ गया है तो क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे। इनहिबिट को ही ब्लॉक बोलते हैं। दो ही मैकेनिज्म तो होती है फार्मेकोलॉजी या फार्मेसी, दोनों एक ही है, समझो ऐसा। क्लियर हुआ इधर तक बेसिक? अभी हम एक एक जो ये सारी मैकेनिज्म है उसके अंदर डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, फिर इनके नाम याद करके
फिर खत्म करेंगे लेक्चर। ओके, तो जो सबसे पहला इसमें है, सबसे पहला ड्रग इसमें जो है वो डायूरेटिक है। क्या है? डायूरेटिक, है ना। तो डायूरेटिक जो ड्रग है ना, वो दो प्रकार के होते हैं, एक लूप डायूरेटिक और एक थाइअजाइड डायूरेटिक। ये नाम डायूरेटिक, ऐसा नाम आपको याद रखना है। इसका क्लासिफिकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो ये डायूरेटिक का क्लासिफिकेशन दिख रहा है क्या आप सब लोगों को, कि स्क्रीन छोटी पड़ रही है? कितने लोगों को दिख रहा है ठीक से, कि जूम करूं? रुको, अभी देखो आएगा। रुको रुको, हाँ जूम कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा है। हो गया जूम हो गया अभी। अभी देखो ठीक से दिखेगा, दिख रहा है? देखो, इन्होंने इधर जो लिखा है वो हाई सीलिंग लिखा है। तो हाई सीलिंग को आप क्या लिख दो इसके बाजू में? लूप डायूरेटिक है। क्या है ये? लूप डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब वो जो है वो सोडियम वगैरह जो है उसको रिटेन करता है। तो वो जो लूप डायूरेटिक है वो हेनलीज लूप, आप किडनी में सुना होगा। तो वो हेनलीज लूप से ये जो आयन का एक्सचेंज कराता है। और ये जो मीडियम एफिकेसी वाले है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई? थायाजाइड। दो है, एक लूप डायूरेटिक है और एक थायाजाइड डायूरेटिक है। देखो अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो। किडनी के पेशेंट आप देखते हो, हाइपरटेंशन के पेशेंट देखते हो, इडीमा के पेशेंट देखते हो, और कोई भी सिस्टमिक इलनेस के पेशेंट देखते हो, इन सब में इडीमा रहेगा। और इडीमा की वजह से उधर आप जो फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है इडीमा में, वो डायूरेटिक है, ना कि खाली हाइपरटेंशन में है। इडीमा में भी है, आगे अगर हम केडीटी में देखेंगे तो डिटेल में आएगा, देखते हैं उसमें भी थोड़ा सा डायूरेटिक का, समझाता हूं मैं, है ना। तो दो चीज है याद रखो, मेन क्लासिफिकेशन, एक लूप डायूरेटिक है और एक थायाजाइड। कितने क्लासिफिकेशन है? दोहराओ सब मेरे साथ, कितने हैं? दो है। एक लूप डायूरेटिक है और एक थायाजाइड है। थायाजाइड जो है वो दो क्लासिफिकेशन में, मतलब ये जो है वो एक थायाजाइड और एक थायाजाइड लाइक जो है ड्रग, वो है ना। मतलब वो जो थायाजाइड लाइक ड्रग, मतलब वो क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर में उससे डिफरेंट रहेगा। ये जो है वो थायाजाइड लाइक ग्रुप है, राइट। अब देखो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लूप डायूरेटिक होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक होते हैं, और ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, है ना, है ना। इसको देख के मेरे को क्या याद आ जाता है पता है ना? मेरे को वात प्रकृति याद आ जाती है ना। स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक मतलब वो जल्दी पढ़ लेगा, पर कितने टाइम तक पढ़ सकता है वो? थोड़ा टाइम तक ही रिटेन कर पाता है, बाद में रिटेन नहीं होगा वो। आता है क्या, ऐसा होता है वात में? कितने लोग मानते हैं वात प्रकृति में ऐसा होता है? ग्रास्प बहुत जल्दी कर लेगा पर रिटेन उतना नहीं कर पाएगा, है ना। बराबर। सेम इधर लूप डायूरेटिक में सेम यही है। देखो ये स्ट्रॉन्ग है। अभी ये चीज जो है वो क्या हो गई, कोई भी आप स्ट्रॉन्ग डायूरेटिक दे रहे हो ना, तो ये बॉडी में क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन कर देगा साइड इफेक्ट में। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम है वो कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो क्या हो सकता है भाई, हाइपोवॉल्यूमिक शोक हो सकता है। और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की वजह से हाइपोटेंशन होगा और इंसान की डेथ भी हो सकती है अगर सीवियर रहा तो। और ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब अगर आपने दे दिया तो ये 2 से 3 घंटा तक चलता है। ये जो है वो आप अगर बहुत ज्यादा सीवियर एक्यूट कोई भी इडीमा वगैरह है, इसमें दे सकते हो अच्छे से। थायाजाइड्स जो है वो थायो वर्ड जो है ना वो सल्फर के लिए यूज होता है। तो एक सल्फोनाइल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे हम बेंजीन वगैरह ड्रॉ करते थे ना ऐसे, है ना। तो इधर पूरा आपने देखा होगा केमिस्ट्री में सल्फर वगैरह कुछ आ जाए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, तो उसको थायाजाइड बोलते हैं। ये मैंने जस्ट ऐसा एग्जांपल देने के लिए आपको बताया है, ऐसा ही नहीं होता है।
तो थायो वर्ड कहाँ पे भी आया ना, थायोसाइनेट वगैरह। थायो वर्ड डिनोट द सल्फर, एजाइड मतलब नाइट्रोजन। थायाजाइड जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, वीक डायूरेटिक होते हैं और लॉन्ग एक्टिंग, मतलब ये अच्छे हैं हमारे लिए, धीरे धीरे काम करेंगे पर 24 घंटे में आपके एडिमा वगैरह निकाल सकते हैं, मतलब 24 घंटे तक वो एक्टिव रहते हैं। इसीलिए हमको कोई भी अगर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग देना है या चॉइस रखना है ड्रग दोनों में से, तो हम क्या देंगे भाई, अच्छा दोनों में से क्या रहेगा आपको बताओ। तो फर्स्ट लाइन कोई भी नॉर्मल पेशेंट रहेगा तो आप क्या देंगे, थायाजाइड। ओके, क्लियर है इधर तक। हम्म। थोड़ा सा और मैं केडीटी में से बताता हूँ आपको, इसमें शायद अच्छा दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, यस लिखिए। आ गया। देखो ये चार्ट मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, उधर वही है सेम चार्ट इधर। देखो ये जो हाई सीलिंग वर्ड लिखा है ना, इसको आप लूप बोल सकते हो, लूप डायूरेटिक। क्या है ये, लूप डायूरेटिक, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, सब लोग अपनी बुक निकालो, भले 5 मिनट लगता है। इसका एग्जाम्पल लिखो, फ्यूरोसेमाइड। पीछे क्या लिखता है इधर, आईडीई लगता है, क्या लगता है पीछे, सभी में क्या लग रहा है देखो, आईडीई। आईडीई मतलब लूप डायूरेटिक कहीं पे भी रहेगा, उसके पीछे जो सफिक्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, आई डी ई। ठीक है, क्लियर है। लिखो कमेंट में, लिखो क्या लिखता है सब सफिक्स लूप डायूरेटिक्स में। फिर जो इसके बाद आता है डायूरेटिक, वो आता है थायाजाइड लाइक आता है, क्या आता है, थायाजाइड, मतलब थायाजाइड। तो इसमें जो है वो बेंजोथायाजाइड और थायाजाइड लाइक्स, मैंने दो बोले थे ना, तो ये बेंजोथायाजाइड मतलब उधर बेंजिंग रिंग भी होगी। तो इसके एग्जाम्पल के पीछे क्या लगता है, पूरा पीछे थायाजाइड ही लगता है, क्योंकि वो थायाजाइड है ना। हाइड्रोक्लोरो, हाइड्रोफ्यूमी थायाजाइड। और इसके पीछे जो है वो प्राय क्या लगता है, अलग अलग नाम इसमें लगते हैं, पर पीछे जो दो क्लासिफिकेशन है उसमें से पीछे डॉन लगता है, ऑन वन। ये दो याद रखो, है ना। बाकी जो है वो अमाइड वाले हैं, एक ऑन और अमाइड वाले हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले इधर बहुत बेसिक में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, लूप डायूरेटिक है और आपके पास थायाजाइड लाइक डायूरेटिक है। लूप में क्या रहेगा भाई, तो लूप में आपका एग्जाम्पल जो है ना वो फ्यूरेसेमाइड है, क्या है, इधर ब्लैंक पेज में लिख देता हूँ। लूप का एग्जाम्पल जो आपका वो क्या है, फ्यूरेसेमाइड। पीछे क्या लगेगा, एमाइड, टोरसेमाइड, है ना। ये टोरसेमाइड बहुत जगह पे आपने देखी होगी। लेसिक्स नाम कितने लोगों ने सुना है, लेसिक्स, लेसिक्स ब्यूमेटेनाइड करके, है ना, सुना है लेसिक्स। हाँ वो क्या है, इन तीनों में से क्या है, ए बी सी या डी। कमेंट में कोई आंसर नहीं देगा, मैं है ना पोल देता हूँ, रुको। लेसिक्स ये जो आपको दिखाया था ना उसमें से क्या था, ऑप्शन ए जो है वो फिरोसेमाइड है, ऑप्शन बी जो है वो टोरसेमाइड है, ऑप्शन सी जो है वो ब्यूमेटेनाइड है, और ऑप्शन डी जो है वो नन ऑफ दीज है। लेसिक्स जो है वो क्या हो सकता है, फ्यूरोसेमाइड, टोरसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
फिर से एक बार क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा टाइम खत्म हो गया है ना? देखते। अच्छा, मित कुमार, सान्या, पिनाक, गुड। तो क्या होता है, फ्यूरेसेमाइड जो होता है वही किसका नाम है भाई? लेसिक्स का नाम है। इसका इंजेक्शन देते हैं आईवी में बहुत बारी। ये आपका लूप डायूरेटिक हो गया। अभी आपके जो थायजाइड लाइक है ना, उसमें थोड़ा सा याद रखना है आपको। क्या याद रखोगे? इसका जो नाम है वो थायजाइड लाइक जो है ना, उसमें आता है मेटोलाजोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेटालोजोन। ये मेटालोजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो थायजाइड लाइक जो सारे ड्रग है ना, वो सारे सीआरएफ। सीआरएफ का फुल फॉर्म बताओ चलो। सीआरएफ बहुत लोगों को पता नहीं होता है, पर अगर मैं इसका दूसरा नाम या इसका दूसरा स्टेज बताऊंगा सब लोगों को पता होगा। कम से कम नडियाद वालों को तो पता होगा। क्या होता है सीआरएफ? सी फॉर क्रॉनिक, एफ फॉर फेलियर, आर फॉर, हाँ, क्रॉनिक रीनल फेलियर। गुड। क्रॉनिक रीनल फेलियर इन फ्यूचर कन्वर्ट्स इनटू क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर। अभी उधर रीनल फेलियर हुआ है और फिर अलग अलग उसने ट्रीट नहीं किया, तो वो किस में चला जाता है? अलग अलग डिसऑर्डर में। किडनी का एक डिसऑर्डर हो जाता है, पूरा ग्रुप ऑफ सिंड्रोम हो जाता है वो। तो क्रॉनिक रीनियल फेलियर में थायजाइड काम नहीं करता है। पर एक्सेप्शन इसका क्या है, ये बहुत बार इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है, मेटोलाजोन। मेटालोजोन जो है वो क्रॉनिक रीनियल फेलियर में भी थायाजाइड होके भी काम करता है। अच्छा रिजल्ट है इसका। ओके। देखो अभी जो कॉमन एक्शन जो है दोनों, ये लूप और थायाजाइड जो डायूरेटिक है, उनकी कुछ कॉमन एक्शंस है। ये मैं आपको एक बार लिख देता हूँ। कॉमन एक्शंस, तो ये जो है ना, ये सब लोग सोडियम जो है उसको कम करते हैं, पोटेशियम को भी कम करते हैं, मैग्नीशियम को भी कम करते हैं। मतलब सारे जो आयन है उनको कम करते हैं बॉडी में, मतलब एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं उसका। और जो हाइड्रोजन है उसको भी कम करते हैं। हाइड्रोजन आयन कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो जाएगा। साथ में ये बढ़ाता क्या है? तो ये आयंस, आयंस जो है इनको ये निकालता है। पर बढ़ाता क्या है भाई ये बॉडी में? तो ऑर्गेनिक चीजें सारी बढ़ाता है। जैसे कि भाई शुगर बढ़ा देता है, लिपिड बढ़ा देता है, और जो है वो यूरिक एसिड भी बढ़ा देता है। तो इधर आपको पता चला कि भाई आपको डायूरेटिक्स अगर गाउट वाले पेशेंट को देना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई। अचानक से उसका यूरिक एसिड शूट हो गया तो उसको शार्प शूटिंग थ्रोबिंग पेन हो सकता है भाई। गाउट में क्या होता है? जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। यूरिक एसिड, सोडियम मोनो ऑक्सैलेट उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो जॉइंट में इकट्ठा होते हैं भाई यूरिक एसिड के। तो आपको स्पेशल केयर जो है वो उसमें रखना है। कोई भी डीएम वाला पेशेंट आपके पास आया, डायबिटीज मिलाइटिस वाला, तो उसका आपको शुगर वगैरह सब मॉनिटर करना है और देखना है अगर शुगर वगैरह कुछ चेंज इधर बोला है। फिर डिसलिपिडेमिया वाला पेशेंट आपके पास आया, मतलब ओबेसिटी की कंप्लेंट लेके आया, तो उसमें भी आपको ये डायूरेटिक्स देने के टाइम पे प्रिकॉशन के साथ करना पड़ेगा, वरना साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकती है। पता चला इनका कॉमन एक्शन क्या है? तो ये जो आयन है सारे, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन, इनको कम करता है। पर ये बढ़ाएगा किसको? शुगर, लिपिड और यूरिक एसिड को बढ़ाएगा। तो ये बढ़ाएगा तो इससे जो व्याधि होती है इसमें ये दवाई देने में ध्यान रखना है हमको। ओके, समझ आया? स्पीड बहुत ज्यादा जा रही है, सब ऊपर से जा रहा है, बाउंसर जा रहा है, ऐसा कुछ है? हाँ ना, बताओ। 34 पीपल इन द रूम। ओके। हाँ, इधर सीकेडी दिख रहा है। अच्छा, गुड गुड, सब गुड। ओके, ठीक है।
इधर तक पता चला? तो ये जो था हमारा क्या था, डायूरेटिक था। फिर एक डायूरेटिक में एक चीज और याद रखनी है, डायूरेटिक में और चीज जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है भाई, कि कैल्शियम का क्या रहेगा भाई, कैल्शियम आयन का, इधर कैल्शियम का कुछ उल्लेख नहीं आया है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आ गया। तो कैल्शियम के लिए एक ट्रिक है, क्या ट्रिक याद रखो, लूप लूजिस कैल्शियम। क्या ट्रिक है, लूप लूजिस कैल्शियम। मतलब कितने डायूरेटिक्स है भाई, लूप डायूरेटिक और थायाजाइड है, तो इन दोनों में कुछ अलग होगा तो ये अलग से बताया होगा। तो लूप लूजिस कैल्शियम, मतलब ये जो लूप वाला है वो कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है, और थायाजाइड है वो क्या करेगा भाई, कैल्शियम को रिटेन करेगा, एक्सक्रीट नहीं करेगा। तो ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई कैल्शियम आयन जो है उनको कौन रिटेन कर पाता है और कौन एक्सक्रीट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो न्यूमोनिक या ट्रिक क्या है, लूप लूजिस कैल्शियम। इज इट क्लियर? ओके। अभी देखो, इसके बाद जो है वो क्या आ रहा है, इसके बाद जो है वो वासोडाइलेटर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, वासोडाइलेटर। अभी देखो, वासोडाइलेटर जो है वो बहुत तरीके से काम कर सकता है, ये नोट्स में हम देखते जाएंगे। पहले थोड़ा सा ये रफ कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे उसमें क्या लिखा है। सबसे पहले जो वासोडाइलेटर है उसमें सबसे पहले ड्रग है वो कौन सी है भाई, एनओ रिलीज। एनओ मतलब क्या होता है भाई, एनओ, एनओ मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करती है। अभी देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ये जो ड्रग जो होती है एनओ रिलीज करती है, उसका क्या मैकेनिज्म वगैरह रहता है भाई। तो जो ड्रग एनओ रिलीज करती है वो क्या करेगी कि भाई जो एनओ होता है ना नाइट्रिक ऑक्साइड, वो साइक्लिक जीएमपी करके एक स्ट्रक्चर होता है, एक इंटरमीडिएट होता है ना। और वो जो साइक्लिक जीएमपी है ना वो इन शॉर्ट वासोडाइलेशन करवाता है। पता चला? ये ये याद रख लो खाली, इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाना है। एनओ जो है वो साइक्लिक जीएमपी पे आता है, और साइक्लिक जीएमपी का और डिटेल में मैं जब एनएसएआईडी करा रहा हूँ आपको, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज, उधर मैं डीप में साइक्लिक जीएमपी का बताऊंगा। इधर आपको अगर खाली ये मैकेनिज्म में ये याद रख लो कि एनओ जो है वो क्या कर रहा है, साइक्लिक जीएमपी को बना रहा है, और वो है वो वासोडाइलेशन कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ना वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसका सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड क्या है, केमिस्ट्री में आपने वो जो मोर जैसे कलर का आता है ना, ऐसा एसिड देखा होगा, ये सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है। और हाइड्रोलेजीन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, हाइड्रालाजीन, हाइड्रालाजीन। ये हाइड्रालाजीन नाम याद रखना, अभी फिर से आएगा ये। दो नाम कौन कौन से हो गए, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड और हाइड्रालाजीन। अभी सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में आपको तीन चीज याद रखनी है, कितनी चीज याद रखनी है, थोड़ा सा मैं आपको समझ में आया इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ, कि खाली नाम बता के आगे बढ़े। अच्छा चाहिए, ओके ठीक है। तो ये जो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड है उसमें मैंने बोला हमको तीन चीज याद रखनी है, कितनी, मैं इधर अलग कलर से लिख रहा हूँ आपको याद रह जाएगा। सबसे पहले ये जो है ना सोडियम नाइट्रो, नाइट्रो मीन्स नाइट, इधर वर्ड नाइट्रो में से आप नाइट याद रखो। मतलब वो दवाई जो है ना, दवाई की बॉक्स पे आपने लिखा होगा कीप अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट, ऐसा वर्ड देखा है कि नहीं देखा है। तो इधर कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आईवी में देते हैं, और कभी कभी सनलाइट पे आईवी में देते हैं ना, तो पेशेंट का बीपी पे कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो अगर लाइट के अंदर आ गया तो वो जो है वो आइसोमराइजेशन कर देगा, स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर देगा।
और इसका जो आइसोमर है वो इनएक्टिव है हाइपरटेंशन, वो वाइसोडाइलेट नहीं करता है, तो पेशेंट को रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उसको अंडर लाइट में नहीं रखना है, वो रिजल्ट नहीं देगा, उसका यूज जो है वो लाइट में नहीं करना है, राइट। मतलब अंधेरा जैसा हो तभी उसको यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो भाई, तो वो जो उसका पाइन है उधर आप कुछ क्लॉथ या कुछ पेपर वगैरह जो लाइट को उधर नहीं आ सके वैसा आप रैप कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो क्या होता है, ये जो है वो फास्ट एक्टिंग है, क्या होता है, फास्ट एक्टिंग है। तो ये जो है वो क्या कर देगा भाई, हाइपोनेट्रियूरेमिया है ना, आयन का प्रमाण है वो कम कर देगा, वो हाइपोवोल्यूमिक शॉक की तरफ ले जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए जो आईवी सेट आता है ना वो माइक्रो आता है, जो हम आईवी में बूंद पड़ती है, आप लोगों को पता है ना, कोई जीपी में जा रहा होगा तो उसको पता होगा कि नॉर्मल आईवी जो होता है ना उसमें 16 ड्रॉप्स पड़ते हैं। 1 ml कोई भी फ्लूइड फ्लूइड जो अंदर है उसके लिए 16 ड्रॉप्स रखे हुए होते हैं। मतलब 16, 1 ml उधर जो कोई भी फ्लूइड जा रहा है तो वो 16 ड्रॉप्स हो जाएंगे तब 1 ml चला जाएगा। मतलब ये उसकी स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये तो खुद फास्ट एक्टिंग है, इसमें तो 16 ड्रॉप लेंगे तो आपका जो फ्लूइड है वो उधर फ्लूइड इनबैलेंस कर देगा। तो इधर आपको जो लेना है वो 64 ड्रॉप लेना है, ड्रॉप बढ़ा देंगे, धीरे धीरे देंगे, 1 ml करा देंगे। ये तीन चीजें, और एक जो तीसरी चीज है वो क्या है कि भाई ये जो तीसरी चीज इसका है कि ये मेटाबॉलिज्म, कोई भी चीज का मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मेटाबोलाइज करके साइनाइड बनाता है, क्या बनाता है, और साइनाइड हमको पता है कि भाई ये जो है वो रेस्पिरेटरी पॉइजन है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल करके इंसान की डेथ कर सकता है भाई, है ना। तो इधर ऐसी कंडीशन में आपको साइनाइड जो है वो 72 आवर्स से ज्यादा नहीं देना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वरना उसको मेटाबोलाइज्म में साइनाइड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो गया तो साइनाइड की एंटीडोट का नाम किसी को पता है क्या, विटामिन D12 का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, हाइड्रोक्सी ओबालमाइन, ये इसका एंटीडोट है साइनाइड का, ठीक है। तो अगर साइनाइड का पॉइजनिंग हो गया तो आप ये एंटीडोट दे सकते हो कॉम्प्लिकेशन में। अगर 3 पॉइंट इसके क्लियर हुए, साइनोकोबालामाइन, यस। 3 पॉइंट क्या है, एक तो उसको नाइट मतलब लाइट वाली कंडीशन में यूज नहीं करना है, दूसरा ये खुद जो है वो फास्ट एक्टिंग है, मतलब ये जो है वो हाइपोवॉल्यूम या बॉडी में कर देगा। तो आप जो 16 ड्रॉप नॉर्मल था उसकी जगह पे आप 64 ड्रॉप यूज कर सकते हो। तीसरी चीज जो है ये मेटाबोलाइज, क्योंकि ये अगर इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये लीवर में से टूट के बाहर निकलेगा, तो अगर ये टूटेगा तो टूटने के बाद इधर जो बनेगा वो साइनाइड बनेगा, और जो साइनाइड जो है वो एक रेस्पिरेटरी पॉइजन है, मतलब वो इन शॉर्ट मेटाबोलाइज होके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की सिस्टम जो है उधर फेलियर करेगा, और उसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए इसका डोज जो है वो 72 आवर से ज्यादा नहीं देना है, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो आप हाइड्रोक्सी कोबालामाइन दे सकते हो। पता चला, ये वासोडाइलेशन की पहली मतलब 2A हुआ कि भाई या तो ड्रग जो है वो नाइट्रोजन रिलीज करके वासोडाइलेशन कर सकती है। अभी 2 में ही बी होगा, क्या होगा कि वो ड्रग जो है वो क्या करेगी, पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी। जस्ट याद रखना है, ठीक है, पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी। इधर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ भाई, पोटेशियम चैनल और जो कैल्शियम चैनल है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होती है। देखो ये चीज कुछ याद रखने वाली नहीं है, ये तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा आप सीख सकते हो, इसके पीछे पागल नहीं होना, ये मेरे को नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं करो, आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करो। ये तो जस्ट समझने के लिए कि भाई हाँ क्यूरियोसिटी है आपके पास, पेशेंट जो है वो बताता है कि भाई मैं तो जो है वो क्या लेके आया हूँ, हाइड्रोलाजीन ले रहा हूँ, आपको पता ही नहीं हाइड्रोलाजीन क्या है, तो आप गूगल करके देखोगे तो भी आपको उसका मैकेनिज्म पता नहीं चलेगा। ये तो थोड़ा मैकेनिज्म बेसिक से जानने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके लिए डिप्रेशन में पूरा नहीं जाना है, पूरा अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। एक चीज वो याद रखना है कि अगर जो के प्लस जो है उसका चैनल ओपन होता है, क्या होता है, के प्लस का चैनल ओपन होता है तो बॉडी में वासोडाइलेशन होता है, क्या होता है, वासोडाइलेशन।
और अगर जो है वो कैल्शियम का चैनल ओपन होता है तो बॉडी में ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वासोडाइलेशन के ऑपोजिट क्या होगा, वासोकंस्ट्रिक्शन। और इधर हमको क्या करना है भाई, हमारा जो मेन गोल है वो क्या है भाई, वासोडाइलेशन करना है। तो इधर हमको करना क्या पड़ेगा भाई, इधर हमको वासोकंस्ट्रिक्शन जो है उसको हटा के वासोडाइलेशन करना है। मतलब इधर जो हमारा गोल है वो ऐसा है कि हमको के प्लस चैनल जो है उसको ओपन करना है और जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करना है। क्लोज को क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे, क्योंकि ये अगर ओपन होगा तो ये वास्टो कंस्ट्रिक्शन करेगा, तो हमको वास्टो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवाना है, तो ये जो ओपन है उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। पता चला इधर तक, कंफ्यूजन है कोई इधर तक, है ना? यही है देखो, पता चला। ये जो के प्लस जो ओपनर है ना, ये जो ड्रग है इसके नाम तीन नाम है, कितने नाम है, मिनोक्सिडिल, क्या नाम है, मिनोक्सिडिल, डायो डायजोक्साइड और हाइड्रालाजीन। मैंने उधर क्यों बोला था कि भाई हाइड्रालाजीन याद रखो भाई, इधर भी हाइड्रालाजीन है और इधर भी हाइड्रालाजीन है। अभी देखो हाइड्रालाजीन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। हाइड्रालाजीन ड्रग है ना, वो दो तरीके की मैकेनिज्म दिखा सकता है। अगर उसने एनओ रिलीज किया तो वो क्या कर सकता है भाई, अगर उसने एनओ रिलीज कर दिया तो वो वासोडाइलेशन करा सकता है। आइधर वो जो है वो के प्लस चैनल है उनको ओपन करके करा सकता है भाई, दोनों में है। अभी देखो हाइड्रोलाजीन का इधर बताया है कि ये जो मेटाबॉलिज्म इसका होता है वो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन मतलब ये इसमें डिटेल में नहीं जाना, मैं तो ये जस्ट बता रहा हूँ। ये जो एसिटिक ग्रुप जो होता है, एसिडिक ग्रुप दोनों के साइड पे, अगर इसको आप ऐड कर देंगे, ये जो है वो लोन पेयर वाला है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इधर आप ऐड कर देंगे तो वो जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म मतलब वो टूट जाएगा, इधर ओ एच और इधर एच होके पानी निकल जाएगा और ये पूरा टूट जाएगा। मतलब आपको इधर याद रखना है, तो याद इधर जो ये इंपॉर्टेंट ये रखना है कि ये जो इसका साइड इफेक्ट है वो एसएलई है, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमेटस। इसको रक्तज व्याधि, बॉडी में पूरा जो है वो क्या हो जाता है, इरिथेमा टाइप, रेडनेस रेडनेस और फ्रीक्वेंट एलर्जी, और एक टाइप का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना। तो ये हो सकता है किसी को एसएलई हुआ है ना, तो आपको क्या, आपको इधर काम क्या आएगा कि भाई आपको उधर हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री में क्या देना है कि भाई क्या आप लॉन्ग टाइम से हाइड्रोलाजिन ले रहे थे क्या, पता चला। ठीक है, ये जो सारे ड्रग है ना सिप वाले, एस एच आई पी, सल्फोनामाइड, हाइड्रोलाजिन, आइजोनियाजाइड और प्रोकेलेनामाइड। अच्छा मेरे को बताओ आइजोनियाजाइड कहाँ पे यूज होता है? HRZD ऐसा कुछ सुना है क्या? रिफाम्पिसिन। हम्म, मोन्टोक्स टेस्ट कौन से डिजीज में करवाते हैं भाई? नहीं पता है क्या किसी को? हाँ टीबी, यस गुड। टीबी में ये है ना, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, तो उसमें आइजोनियाजाइड आता है। ठीक है, आगे जो मैंने बताया के प्लस ओपनर होते हैं, तो के प्लस मिनोक्सिडिल आप देखना, कभी भी पोटेशियम चैनल ओपन होता है बहुत सारे लोगों को देखना है वो मिनोक्सिडिल दे रहे हैं। अभी मिनोक्सिडिल क्या क्या करा सकता है देखना, हाँ मिनोक्सिडिल की गेम देखो क्या क्या करा रहा है उधर, आप देखते जाओ। कोजेज हेयर ग्रोथ, अभी देखो क्या करा रहा है, हेयर ग्रोथ करा रहा है। अभी हेयर ग्रोथ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है ना? देखो मिनोक्सिडिल अगर हेयर ग्रोथ करा रहा है तो एक बात जो अच्छा हुआ, एक बाजू बुरा हुआ। भाई किसके लिए अच्छा होगा कि भाई जिसको एलोपेशिया है, गंजा है, उसके लिए तो अच्छा है भाई, पर अगर फीमेल है ना,
ये जो सर पढ़ाते हैं फार्मेकोलॉजी, वो बताते हैं किसी को दाढ़ी मूछ वाली गर्लफ्रेंड तो नहीं चाहिए, ऐसा बोलते हैं सर। तो वही सेम, यंग फीमेल जो है उसको क्या हो जाएगा, उस चीज को क्या बोलेंगे, हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म कौन से डिसऑर्डर में मिलता है भाई? इंसुलिन डेफिशिएंसी, हिरसुटिज्म। नेप ऑफ नेक में क्या हो जाए, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाए, उसको एकेंथासिस नाइग्रेंस बोलते हैं। हाँ, पीसीओडी, पीसीओएस, यस। तो इधर जो है वो, ये जो है वो देखना है आपको। और एक मिनोक्सिडिलिन है, वो प्रो ड्रग है, मतलब वो खुद इनएक्टिव है। वो सल्फोल, मतलब उधर सल्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो एक्टिव होगी, राइट। इधर आपको दो चीज याद रखनी है कि मिनोक्सिडिलिन जो है वो आपको फीमेल को देने में ध्यान रखना है। मतलब अभी आप क्या करेंगे भाई, कि फीमेल को, कोई फीमेल यंग है, उसको पीसीओडी हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप उसको ड्रग हिस्ट्री में क्या पूछ सकते हो कि भाई आपने कोई बार मिनोक्सिडिलिन, मतलब कहीं पे भी उधर उसको वासोडाइलेशन की जरूरत हो तब ये होता है। तो उसको कुछ ऐसा हुआ है कि भाई उसको वासो कंस्ट्रिक्शन कोई भी वजह से हुआ है क्या? फ्रोस्ट बाइट हुआ होगा, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन, ऐसा कुछ हुआ है क्या उसको? तो आपका एक नजरिया पूरा बदल जाएगा, पीसीओडी कहाँ पे है और यहाँ पे हम हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं। दोनों अलग है, कुछ ना कुछ रिलेशन नहीं है उसमें। पर ड्रग हिस्ट्री आप ऐसे ले सकते हो भाई। फिर दूसरा जो है वो डायजोक्साइड है। अभी डायजोक्साइड जो है ना, वो क्या करता है भाई, उसका जो ट्रिक है वो इसके दो वर्ड में ही है। पहले डी आई, डी आई मतलब क्या है, वो डी आई डिक्रीज द रिलीज ऑफ इंसुलिन। अभी इंसुलिन जो है वो क्या काम करता है बताओ? इंसुलिन क्या काम करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज को कम करता है कि बढ़ाता है, बताओ, ये बताओ चलो। यस, हाइपोग्लाइसेमिया करता है ना। तो इंसुलिन को ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब तो ये क्या होगा भाई, इंसुलिन को डिक्रीज कर रहा है, मतलब जो इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को कम कर रहा था। तो अगर वो ग्लूकोज को कम कर रहा था तो उसको डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो मतलब अगर ये जो है वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है भाई। तो हाइपरग्लाइसेमिया है तो ये सी बाई आई मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड। कहाँ पे होगा, डीएम, डायबिटीज वाले को आप ये जो है वो डायजोक्साइड देने में ध्यान रखना पड़ेगा। तो देंगे किसको भाई, इंसुलिनमा हो गया है किसी को तो उसमें आप देंगे जिसमें इंसुलिन बहुत बढ़ गया है। तो उधर तो इंसुलिन ऑलरेडी कम है, तो इधर आप दे सकते हो। तो ये जो था वो क्या था पूरा, बताओ, कैल्शियम चैनल ब्रोकर्स, ठीक है। सॉरी, ये जो था पोटेशियम चैनल ब्लॉकर था, अभी हम जो देखेंगे वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर था। पर हमने मिक्स में ये देखा था, क्या देखा था भाई, कि भाई अगर सोडियम चैनल जो है वो क्या होगी, ओपन होगी, तो क्या होगा, वासोडाइलेशन होगा। तो पोटेशियम, अरे सॉरी, ये जो पोटेशियम चैनल, सॉरी सॉरी, पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होगा तो क्या होगा, वासोडाइलेशन। और कैल्शियम चैनल जो है वो क्या होगा, क्लोज, मतलब क्लोज को हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक। तो वो ब्लॉक होगा तो क्या होगा, वासोडाइलेशन होगा। अगर वो ओपन होगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो अगर इसके बाद जो मैकेनिज्म आएगा वो क्या आएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, इसका नाम दे दिया है एल, कैल्शियम चैनल। तो वो जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, है ना। इसके नाम याद रख दीजिए, एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन बहुत नाम आपने सुना होगा, एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन सुना है ना। निकारबिडिपिन, एम्लोडिपिन, सब नाम सुना होगा आपने ये, है ना। डाईहाइड्रोक्सी पिरामिडिन बोलते हैं इसको।
DHP मतलब डाइहाइड्रोक्सी पिरामिडिन, मतलब इस तरह आपको एग्जाम्पल याद रखना है, एम्लोडिपिन, निकार्बिडिपिन, वेराम्पामिल, है ना, ये सब लोग क्या करेंगे, वासोडाइलेटेड सन करके ब्लड प्रेशर को कम करेंगे। इधर तक क्लियर है? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, आयन के नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो फिर से ये जो है वो बता देता हूँ। पोटेशियम चैनल जो है, के मतलब पोटेशियम, वो ओपन होता है, और जो कैल्शियम चैनल है वो क्लोज होता है। तो आपको क्या मिलेगा भाई, क्लोज को ब्लॉक बोलते हैं कि भाई वो ब्लॉक हो गया, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वासो डायलेशन, हमको वही चाहिए। ये जो कैल्शियम वाले ड्रग का नाम क्या है भाई, वेराम्पामिल। दूसरा क्या है भाई, सारे DHP, है ना, DHP ये वाले DHP क्या है, एम्लोडिपिन, निकार्बिडिपिन। एक बार लिख देता हूँ आपको, एम्लोडिपिन, निकार्बिडिपिन। एम्लोडिपिन जो है वो बहुत ज्यादा देते हैं, ये नाम याद रखना, एम्लोडिपिन, राइट। चलो आगे एक बार बता देता हूँ। अभी इसके आगे देखो, ये जो है वो वासोडाइलेशन खत्म हो गया, हमने जो इधर देखा था वो क्या क्या एक्शन थी, डायूरेटिक खत्म हो गई हमारी, वासोडाइलेशन खत्म हुई। अभी दो बाकी है कि भाई सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको ब्लॉक कर रहा है, और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। तो देखो सिंपैथेटिक सिस्टम में कुछ क्या होता है, उसमें दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है ये मेरी स्क्रीन दिख रही है? ब्रेन है विजिबल है क्या, क्यों? एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, रुको। अभी दिख रहा है? दिख रहा है? हम्म, ठीक है। हम्म, तो मैं आपको शायद फोटो है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, पता नहीं, देख लेना, ना दिखे तो बता देना, ठीक है। एक फोटो दिखा रहा हूँ, वरना मैं ऐसा है तो ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। यार है, ऊपर SY एम कर देता हूँ पूरा चार्ट बना के, कोई नहीं, नो इश्यू। देखो सिंपैथेटिक सिस्टम कहीं पे भी होता है ना, ठीक है, वो ब्रेन उसमें इंक्लूड होता है, ब्रेन से वो थोड़े को, ये खाली जस्ट चार्ट एक बारी दिमाग में रखना, ठीक है। ब्रेन से वो जो है वो थोरेकोलम्बर रीजन में जाता है, कहाँ पे जाता है, थोरेकोलम्बर रीजन में, जो वर्टिब्रे है। उधर से वो जो गैंग्लियन है ना, वो N2N, ये N2N उधर रिसेप्टर होता है। वो जो N2N रिसेप्टर है उसको ये लोग स्टिम्युलेट करेंगे, तो फिर ये स्टिम्युलेट करेगा तो ये जो रिसेप्टर है वो किसके पास डायरेक्ट जाता है, मतलब ये कुछ नहीं है, ब्रेन से ये स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू गया, उधर से गैंग्लियन में गया, गैंग्लियन से रिसेप्टर में जाएगा, रिसेप्टर में से ऑर्गन में जाएगा, और ऑर्गन में से ये जो मतलब नोर एड्रीनालिन वगैरह सिक्रेट करेगा। मेन इधर यही है। और ये जो एड्रीनालिन नोर एड्रीनालिन है वो क्या करते हैं भाई, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन या वासो डायलेशन करते हैं, डिपेंड करता है भाई हार्मोन के ऊपर, ठीक है।
तो इधर हमारे पास बहुत सारे पाथ है। सबसे पहले जो है वो गैंग्लियन ब्लॉकर करके होता है। क्या होता है? गैंग्लियन ब्लॉक कर देता है। क्या करते हैं? तो गैंग्लियन वो ब्लॉक हो जाएगा तो उसके आगे सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा। ऐसा है तो मैं एक बार व्हाट्सएप में आपको उसका इमेज भेज देता हूँ तो अच्छे से दिखे आपको। 1 मिनट दीजिए मेरे को। भेज दिया, देख लीजिए। तो ये जो फोटो है ना उसमें जो सबसे पहले एन टू एन लिखा है ना, थोड़े कोलंबर से वो एन टू एन में इधर जाएंगे, राइट। तो ये जो एन टू एन एंटागोनिस्ट इधर यूज करेंगे। एन टू एन ब्लॉकर है वो क्या करेगा भाई? कुछ नहीं करेगा, वो सिंपैथेटिक एक्शन जो है उसको ब्लॉक कर देगा। सिंपैथेटिक एक्शन ब्लॉक करेगा तो भाई एक्शन कौन सी दिखेगी उधर? पैरासिम्पैथेटिक एक्शन दिखेगी भाई, राइट। और दूसरा इधर आप क्या देख सकते हो भाई कि भाई इधर आप जो है वो दूसरी एक और मैकेनिज्म है जो आपको दूसरी दिख रही है। तो इधर आप जो है वो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं। तो अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर के नाम तो आपने अच्छे से सुने होंगे, है ना, देखे होंगे। ये देखो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है, न्यूरॉन ब्लॉकर है। पर आप इधर ये याद रखो, अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर। अभी अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर जो है वो आगे आपको हार्ट में आएगा। अल्फा सेल होंगे और बीटा सेल दोनों होंगे। कोई ड्रग जो है वो सिलेक्टिवली अल्फा ब्लॉकर होती है, कोई ड्रग सिलेक्टिवली बीटा ब्लॉकर होती है। बीटा ब्लॉकर ड्रग से उसके पीछे भाई सफिक्स क्या लगता है बताओ फटाफट कमेंट में, है ना। है ना, ये वर्ड आप अक्सर यूज करते हो, है ना, 3 शब्द का है। याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? ट्राई कीजिए, आएगा आएगा। नहीं, झोल नहीं, लोल। हाँ, लोल ही लिखेंगे, टाइप हो गया है, पर लोल, यस। ठीक है। अभी देखो बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ, हाँ। बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म जो है ना वो कैसा होता है कि ये जो बीटा सेल्स होते हैं ना वो हार्ट में भी होते हैं और जक्साग्लोमेरुलर सेल में भी होते हैं। ये बीटा सेल जो है वो हार्ट में भी होते हैं और जीजी सेल में भी होते हैं। तो ये जो दोनों है वो क्या करेंगे कि हार्ट ये जो है वो स्टिम्युलेशन का काम करेगा। तो ये हार्ट को स्टिम्युलेट करेगा, मतलब ये हार्ट बीट बढ़ाएगा, सब बढ़ाएगा। तो हार्ट बीट वगैरह बढ़ेगा तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये इन शॉर्ट हाइपोटेंशन के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीटा जो है वो स्टिम्युलेट हो रहा है। वो हम इधर ड्रग जो है वो कैसे यूज कर रहे हैं? बीटा, ये वर्ड क्या दिख रहा है आपको? ब्लॉकर। अगर हम इसको इधर से ही ब्लॉक कर दे तो इधर से जो बीपी बढ़ रहा है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? नहीं बढ़ेगा। और जो दूसरा है वो क्या है? बीटा ब्लॉकर जो है वो किडनी में जाके क्या करेंगे भाई? इधर जेजी सेल से आपके, तो जेजी सेल में जाके क्या करेंगे भाई? वो रेनिन है, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन है। पर ये जो है वो पूरा रास सिस्टम है, ये नीचे आएगा उधर, इधर ये रहा, ये फिर से मैं पढ़ाऊंगा अभी मस्त। अभी खाली जस्ट देख लो एक बार इधर रफ में। तो ये रास बढ़ा देगा, रास बढ़ा देगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन होगा। वासो कंस्ट्रिक्शन होगा तो फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बीटा सेल इधर से इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये भी इधर ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा पाएगा। इन शॉर्ट आपको क्या इधर पता चल रहा है कि बीटा ब्लॉकर जो है वो इधर आपको इफेक्टिवली रिजल्ट दे रहे हैं, है ना। और बीटा ब्लॉकर में भी स्पेसिफिक जो प्रोपेनोलोल वगैरह सब इसका में वो होगा एग्जाम्पल। पर इसमें भी स्पेसिफिक जो है वो लेबेटोलोल, क्या नाम है? लेबेटोलोल। लेबेटोलोल एक ऐसी मेडिसिन है जो 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। कौन सी जनरेशन? 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर है। मतलब ये खाली बीटा को ब्लॉक नहीं करती, है अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक कर देती है। और जो दोनों है वो क्या है फिर? वासोडाइलेशन इफेक्ट आपको मिलेगी। और इसकी वजह से जो है वो आपका ब्लड प्रेशर है वो कम हो सकता है। क्लियर है?
ये। ओके, किसी को कोई कंफ्यूजन है भाई इधर तक, या क्लियर है? अभी बस हमारी एक लास्ट मैकेनिज्म बाकी है, फिर अगर पेशेंट आएगा तो हमको क्या करना है वो ओरिजिनली तो वही जरूरत है। क्लियर है? 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। हम्म, यस यस, ओके, ठीक है ठीक है। अभी सब लोग पट्टा बांध दीजिए, चलो। ये फोटो देखो, थोड़ा सा ऐसा है तो आपको और जूम कर देता हूँ, दिखे आपको अच्छे से। दिख रहा है सबको भाई? है ना? हम्म, देखो सबसे पहले जेजी सेल है ना, वो रेनिन सिक्रीट करता है ना। तो उधर से क्या होता है भाई, जेजी सेल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर एपेरेटस और जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल बोलते हैं। तो उसका काम क्या होता है भाई, जेजी सेल का? रेनिन सिक्रीट किया उसने, तभी रेनिन है वो क्या करेगा भाई, वो रेनिन एंजियोटेंसिल अल्डोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है, राइट? ठीक है, यस, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इधर जो ड्रग्स काम करेगी वो रेनिन इनहिबिटर होगी, फिर जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, ये जो है वो रेनिन है, देखो इधर रेनिन हो रहा है। फिर जो ये रेनिन में से एंजियोटेंसिन बनता है वो एसीई की मदद से बनता है ना, ये सॉरी इधर है, ठीक है। और फिर जो है वो क्या रहेगा, ए आर बी क्या रहेगा भाई, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन का जो रिसेप्टर है उसको ही ब्लॉक कर देगा भाई। अगर रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया है तो फिर वो आगे जा सकता है क्या? हम्म, नहीं जा सकता है ना। तो वो उधर एक अच्छा इफेक्ट प्ले कर रहा है। फिर उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा भाई आपका, लास्ट में एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है वो बहुत महत्व का वो है हार्मोन। तो इधर जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्टिक, दो चीज होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मतलब एंटागोनिस्ट मतलब उससे उल्टा, ओके। एगोनिस्ट मतलब उसके जैसा, ओके। मतलब इन शॉर्ट ये जो रिसेप्टर सारे हैं इनको ये लोग सब क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? सबसे पहला जो है वो रेनिन इनिबिटर है, क्या इनिबिटर है, ये जो 1 लिखा है ना वो क्या है आपका, मैं लिख देता हूँ रुको। ये जो है वो क्या है, रेनिन इनहिबिटर। रेनिन इनहिबिटर भाई क्या करता है, इसका नाम देखो पीछे क्या लगता है भाई, किरण, है ना? एलिस किरण है, आलसी किरण नहीं है, हाँ? इधर कोई आलसी किरण ऐसा नहीं पड़ेगा, हाँ। फिर ये रेनिन इनहिबिटर मारेंगे आपको। एलिस किरण, रेमी किरण और एनाल किरण, ठीक है, इनाल किरण, ठीक है। ये सब ओरल ड्रग है, पीछे क्या लगता है, रेनिन के पीछे क्या लगता है, किरण, ठीक है। और ये जो रेनिन इनहिबिटर्स है ये बीटा ब्लॉकर, रेनिन रिलीजेस इनहिबिटर्स आर बीटा ब्लॉकर्स। मतलब ये जो बीटा ब्लॉकर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नाम इधर आपको खाली याद रखना है कि भाई पीछे किरण लगता है, क्या लगता है भाई, किरण लगता है। और ये जो है वो रेनिन इनहिबिटर, मतलब ये रेनिन ही बनने नहीं देंगे, ओके। इसके बाद जो 2 नंबर है वो क्या है, एसीई इनहिबिटर। मतलब रेनिन में से अगर इसको एंजियोटेंसिनोजन बनना है तो ये क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होगा, एसीई का फुल फॉर्म। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है वो ही क्या है, उसको ही इनहिबिट कर दिया। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसको ही इनहिबिट कर दिया, तो इधर से रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ेगा जो 2 नंबर से है। तो ये जो है वो क्या करेगा, एसी इनहिबिटर, तो वो आराम से इधर आपका वासोडाइलेशन का काम हो गया, आराम से वासोडाइलेशन हो गया। पर दूसरा उधर जो है वो एक ब्रेडिकाइनिन करके एक चीज आती है,
जो ब्रेडिकाइनिन होता है ना, वो साइड इफेक्ट में आपको क्या दिखाएगा पता है आपको? ड्राई कफ। क्या दिखे, क्या दिखेगा? ड्राई कफ एंड एंजियोइडिमा। क्या है? एंजियोइडिमा। ये जो ब्रेडिकाइनिन है ना, ये एक हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अंदर अंतर्गत आता है कि बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लामेशन वगैरह होना है, वासोडाइलेशन होना है, ब्लड की परमिएबिलिटी कहीं पे भी बढ़ जाती है, तो उधर ब्रेडिकाइनिन मतलब वासोडाइलेशन कहीं पे हुआ तो ब्रेडिकाइनिन डेफिनेटली उधर आएगा। तो ये जो है वो ब्रेडिकाइनिन को भी इनहिबिट कर रहा है। अब ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करेगा तो इधर आपको ऐसे साइड इफेक्ट क्या दिखेगा? तो ड्राई कफ, एंजियोइडिमा, कफ दिख रहा है आपको, तो आपको कफ वाले पेशेंट को भी आपको क्या देखना है भाई? हम्म, पूछना है इसको कि भाई एसी इनिबिटर क्या, आप हाइपरटेंशन की गोली ले रहे हो क्या? एंजियोइडिमा मतलब होठ फूल जाते हैं। अर्टिकेरिया किसको होता है ना, गुजराती में बोलते हैं माता जी निकले हैं, सब बोलते हैं ना, होठ के आजू बाजू पूरा होठ सूज जाता है। शीत पित्त हमारे जो आयुर्वेद में बोलते हैं ना, होठ से शुरू होता है, होठ पूरा उधर इडीमा हो जाता है, पूरा आपको रेड रेड दिखेगा। ठीक है, ये इनकी ड्रग्स है देखो, केप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, पीछे क्या लिखता है? प्रिल। क्या लगता है? एसीई इनिबिटर में क्या लगता है सबसे पहले, सबसे सफिक्स में? ये याद होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिल। केप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनाप्रिल, एनाप्रिल बहुत ज्यादा देते हैं। रामीप्रिल, रामीप्रिल भी देते हैं, पेरिनोडोप्रिल, मिक्सोप्रिल, ट्रांड्रोप्रिल। पता चला? पीछे क्या लगता है? प्रिल। पर ये जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक में होता है वो पेप्सिनोजन होता है। पीछे जन आया मतलब वो इनएक्टिव है, तो इधर प्रिल है वो इनएक्टिवेट है। पीछे क्या लगता है? एट, तो इसका एक्टिवेशन होगा, वो पेप्सिनोजन है, वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन बन जाता है। तो इधर एनाप्रिल जो है वो इनोप्रिलेट हो जाता है, रेमिप्रिलेट, पेरिनोडोप्रिलेट, ट्रांड्रोप्रिलेट, ये सब एक्टिव फॉर्म है ना। पीछे प्रिल लगता है मतलब ACE इनहिबिटर होगा, इतना याद रखना है आपको। ओके, आगे देखिए फिर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या कराता है भाई? कफ होता है इससे, एंजियोइडिमा होता है, ये जो है वो मतलब इसका ट्रिक देखो क्या है, केप्टोप्रिल ही नाम है पूरा, देखो CAPTOPRIL, मतलब ये इससे इसको याद रखना है इसकी क्वालिटीज, तो क्या रखोगे? केप्टोप्रिल। C फॉर क्या करेगा? कफ। A फॉर क्या करेगा? एंजियोइडिमा। P मतलब वो खुद प्रो ड्रग है, मतलब उसको मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। T मतलब ये टेस्ट अल्टरेशन कर देगा, मतलब ये जो एसी इनिबिटर लेते हैं ना, ये ज्यादातर हार्ट वाले पेशेंट और ब्लड प्रेशर वाले को ये लोग दे देते हैं एसी इनिबिटर। तो मतलब वो ऐसे बोलेंगे, आपके घर पे दादाजी है, कभी कभी पापा को भी हो जाता है, मतलब वो एज में, तो आपने देखा होगा ऐसी पीछे प्रिल लगता है दवाई, तो वो लोग लेंगे ना, बोलेंगे ये मुंह पूरा कड़वा कर देती है दवाई। और मुंह कड़वा मतलब उधर जो है पूरा टेस्ट अल्टर हो जाता है। और अगर वो बहुत ज्यादा कैप्टोप्रिल उन्होंने ले लिया तो पोस्टूरल हाइपरटेंशन हो जाएगा, मतलब आप पोस्टर चेंज करेंगे तो 10 से 20 mmHg का आपको डिफरेंस मिलेगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। ये जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, रीनल आर्टरी में कहीं पे भी कुछ हुआ है बायलेटरल, उधर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये इंक्रीज सोडियम, इंक्रीज पोटेशियम में भी इनको नहीं लेना है। ठीक है, और इसका जो अच्छी बात है वो क्या है कि डायबिटिक नेप्रोपैथी अगर होगा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा उधर, उधर आप दे सकते हो। ओके, क्या ट्रिक थी? कैप्टोप्रिल। ठीक है, कैप्टोप्रिल, ये एल है, एल मतलब लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी नहीं होने देगा, मतलब किडनी नहीं बिगाड़ेगा ये। अभी देखो एंजियोटेंसिन, अभी देखो 2 नंबर और 3 नंबर दोनों ऐसे देखने जाओगे सेम ही है। ये एंजियोटेंसिन, रेनिन में से एंजियोटेंसिन बन रहा है, एंजियोटेंसिन में से एंजियो, ये जन है उसमें से एंजियोटेंसिन 1 बन रहा है। तो उधर जो ये 3 नंबर है मतलब 1 हुआ उसमें से 2 हुआ, तो उधर जो आपका काम आएगा वो ड्रग जो है वो आपकी
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उधर उसका रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा? रिसेप्टर। वो सब के पीछे क्या लगता है? सार्टेन, लो सार्टेन, वाल सार्टेन, टेलमी सार्टेन, आईबी सार्टेन, है ना। पीछे क्या लगता है? सार्टेन। उसमें से आप देखना, अभी आपका काम क्या है? हाइपरटेंशन वाला बहुत पेशेंट मिल जाएगा। आप जस्ट क्या करो कि भाई वो दवाई देखो उसकी, फिर क्लासिफिकेशन में लेके आओ, क्या वो डायूरेटिक्स दे रहे हैं क्या? ठीक है। लो सार्टेन, टेलमी सार्टेन, इधर इतना नाम याद रख लो, ठीक है। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एसी और एआरबी है, उसमें से एआरबी अच्छा है। ये ब्लॉकर क्यों? क्योंकि ये कफ और एंजियोएडिमा नहीं करता है, और ये प्रो ड्रग भी नहीं है, मतलब दोनों का फंक्शन वगैरह सब सेम है, तो आप आराम से एआरबी दे दीजिए, है ना। और जो टेलमिसार्टेन है ना, ये पीपीएआर, मतलब ये जो इन शॉर्ट डायबिटीज जो है ना उसको कम करता है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो किसी को हो गया है तो आप टेलमिसार्टेन भी दीजिए। तो मतलब अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जो हाइपरटेंशन के साथ में डीएम की कंप्लेन लेके आया है, और उधर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो आपका डीओसी मतलब ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए भाई? एआरबी। और एआरबी में टेलमिसार्टेन। क्लियर हुआ क्या? कोई कंफ्यूजन है इधर तक किसी को? यस और नो? हम्म। और दूसरा जो लास्ट में है ना, वो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्टिक है। ये थोड़ा सा याद रखना है, एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्टिक किसका है भाई? एल्डोस्टेरोन का एंटागोनिस्टिक, इसका नाम याद रख लो, क्या है? स्पाइरोलेक्टोन करके। क्या नाम है? स्पाइरोलेक्टोन। स्पाइरोलेक्टोन। 3 बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ला- हाँ, किसको कंफ्यूजन है क्या किसी को? कौन हैंड रेज कर रहा है? स्पाइरोलेक्टोन। क्यों स्पाइरोलेक्टोन में बोल रहा हूँ? क्योंकि हाइपरटेंशन में लास्ट स्टेज में यही दवाई देते हैं। अगर 3 से 4 स्टेज में जो सारी ऊपर की सारी दवाई दी है उससे इफेक्ट नहीं आता है तो स्पाइरोलेक्टोन देते हैं, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। याद रखो, ये एमसीक्यू में पूछते हैं, दिमाग में रह जाना चाहिए। स्पाइरोलेक्टोन जो है वो किस में देते हैं भाई? रजिस्टेंस रजिस्टेंट हाइपरटेंशन। मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन में अभी हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं कि भाई एक ड्रग से शुरू करेंगे तो लास्ट में जो है हम 4 ड्रग तक लेके आएंगे, जो हमने 1 2 3 4 करके पढ़ी थी ना, डायूरेटिक, वासोडाइलेशन, सिंपैथेटिक वाली, वो कैल्शियम ब्लॉकर वाली। तो ये रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन अगर 3 ड्रग चालू है आपकी, तो भी आपका ब्लड प्रेशर है वो उतना ही बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तभी आप वो 3 ड्रग के साथ स्पाइरोलेक्टोन यूज कर सकते हैं। ये जो है वो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल सबको याद रहना चाहिए। क्लियर है? और अभी आएगा वो हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जितने लोग सो रहे हैं ना, कंटाल गए, बोर हो गए, फिर से आ जाइए, अभी इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है फिर से। इतना आ गया तो सब आ गया, आपको समझो, ऊपर का सब ऐसे ही गया है। देखो, हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट जो होता है ना, वो उसका फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट लाइन ड्रग। क्या है भाई? फर्स्ट लाइन ड्रग विदाउट एनी कॉम्पलिंग इंडिकेशन। मतलब उसका कोई इंडिकेशन वगैरह देख के कभी भी किसी को हाइपरटेंशन हुआ है तो सबसे पहले क्या वो लोग देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। क्या ड्रग? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स। भाई इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग क्या होती है? ABCD। क्या क्या होता है भाई ABCD में? A फॉर ACE इनिबिटर, और
एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बी फॉर बीटा ब्लॉकर, सी फॉर कैल्शियम ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ऐसा लिखेंगे, एंड डी फॉर, डी या टी लिखते हैं ये लोग, डी फॉर डायूरेटिक्स। और इधर जो डायूरेटिक्स यूज होता है वो थाइअजाइड यूज होता है, क्योंकि वो क्या है, वीक है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये जो फर्स्ट लाइन में जो ए बी सी डी, पहले तो ए बी सी डी ड्रग्स होगा। अभी फर्स्ट लाइन में जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, देखो देखते हैं क्या ये लोग यूज कर रहे हैं। ए सी दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं, और डायूरेटिक दे सकते हैं। क्या क्या दे सकते हैं भाई, ए सी ही। देखो इसका पूरा वो भी है हमारे पास, ये पूरा प्रोटोकॉल है उसका। देखो सबसे पहले अगर पेशेंट जो है ना, वो उसकी एज जो है वो लेस देन 55 है, क्या है, उनकी एज जो है वो आप कंसीडर कर लो लेस देन 55 ईयर ऑफ एज है, और एज जो है वो ग्रेटर देन 55 ईयर ऑफ द एज है। अभी सबसे पहले स्टेप वन होगा, वो क्या करेंगे आप इसमें, 55 से लेस मतलब ये यंग हुआ, और ये ग्रेटर मतलब ये ओल्ड हो गया। तो इसमें सबसे पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप ए सी ही या ए आर भी दे सकते हैं, एक ही ड्रग। और इधर आप या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हो, या तो आप जो है वो एंटी डायूरेटिक दे सकते हो, सॉरी डायूरेटिक। पता चला स्टेप वन में क्या दिया मैंने, जस्ट ए दिया इधर, मतलब ए सी इनिबिटर को ए बोलते हैं तो ए दिया। इधर सी भी दे सकते हो, सी या डी में से दे सकते हो। अभी उसके बाद जो आएगा वो, अगर ठीक हो गया उससे, उसके कोर्स से, तो फिर आगे जाने की जरूरत नहीं। वो जैसे पूरा उसका एल्गोरिदम होता है। फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो स्टेप टू में जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो है वो वन ड्रग है सबसे पहले। स्टेप टू में ट्रू ड्रग आएगा। क्या ड्रग आएगा, टू ड्रग थेरापी। टू ड्रग में क्या आ सकता है भाई, कि भाई जो आपका ए था, मैं ए जो है इसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है, और जो ये सी है वो ये इसके लिए, और डी इसके लिए लिख रहा हूं। तो आप क्या देंगे, ए प्लस सी या तो ए प्लस डी, दोनों में सेम रहेगा एज, दोनों में। आप या तो ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन दे सकते हो, या तो ए प्लस डी का कॉम्बिनेशन दे सकते हो। मतलब जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा, टू ड्रग थेरापी। फिर जो थर्ड स्टेप होगा वो थ्री ड्रग थेरापी होगा। तो मतलब क्या होगा भाई, ए प्लस सी प्लस डी, ये थ्री ड्रग थेरापी हो गया। और अगर इससे भी ठीक नहीं हुआ तो इसको जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। इस इधर आप क्या क्या दे सकते हो स्टेप फोर में, स्टेप फोर का इधर लिख रहा हूँ। तो इधर आपको ए प्लस सी प्लस डी तो देना ही है, साथ में आपको अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्टिक, मतलब क्या था वो, स्पाइरोलेक्टोन, स्पाइरोलेक्टोन दे सकते हो। साथ में अगर आपको अगर ऐसा भी करना है तो आप और भी बीटा ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ इसका पूरा स्टेप वाइज प्रोटोकॉल, सबको क्लियर हुआ क्या, यस और नो। बताइए, क्लियर है ना। अभी एक बार मैं सारे जो शॉर्ट फॉर्म वाला है ना वो एक बार बता देता हूँ आपको, ताकि आप भूल मत जाए। देखो, कोई भी ए सी इनिबिटर है उसके पीछे प्रिल लगेगा, कोई भी ए आर बी है उसके पीछे क्या लगेगा, सार 10 लगेगा। क्या लगेगा, सार 10 लगेगा। फिर ऊपर कुछ हमने देखा था क्या ऐसा याद रखने जैसा, हाँ,
बीटा ब्लॉकर होगा उसके पीछे क्या लगेगा भाई, आपका लॉल लगेगा। फिर उसके ऊपर देखो, ऊपर कुछ देखा था क्या हमने, तो डिपिन, डिपिन किस में लगता है भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। पीछे क्या लगता है, डिपिन। फिर देखो कुछ ऐसा था स्पेसिफिक याद रखने जैसा, नहीं उतना नहीं था, इतना ही है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। एसी इनिबिटर होगा तो पीछे जो है वो, किसको डाउट है, यस। रेनिन के लिए किरण बाकी है, हो रहेगा। आवाज नहीं आया कुछ। रेनिन के लिए किरण बाकी है, हो रहेगा। क्या हुआ रेनिन के लिए, सफिक्स किरण बोला था ना आपने। हाँ यस ओके, यस यस ओके ठीक है, वो लिख लेते हैं। वो जो रेनिन का रिसेप्टर होता है ना उसके लिए किरण सफिक्स है। ये खाली सफिक्स एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए। ए सी है तो प्रिल आएगा, ए आर बी है तो सार्टेन आएगा, बीटा ब्लॉकर है तो लोल आएगा, कैल्शियम है तो डीपिन आएगा, रेनिन वाला है तो किरण आएगा पीछे। इधर तक सबको क्लियर है भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या। कितने लोगों को समझ में आया आज का क्लास। अच्छा अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों को, जवाब देना ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आता है, 55+ ईयर का पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है कि भाई मेरे को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है थोड़े टाइम से, और वो पेशेंट जो है वो नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस भी है। तो उधर आपके लिए डीओसी क्या रहेगा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा। बताओ बताओ, टेल मी, टेल मी, कैल्शियम ब्लॉकर्स एंड डाययूरेटिक। टेल मी, बताओ को क्या बोलते हैं, मैं तो कभी का हिंट दे रहा हूँ आप सब लोगों को। टेल मी, पीछे क्या लगाओगे, सफिक्स। यस, टेल मी सर्टेन है ना। बताओ बताओ, बोल रहा हूँ टेल मी सर्टेन है ना। उधर आप जो है वो टेल मी सर्टेन जो है वो डायबिटीज, मैंने बताया था कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डायबिटीज वाला कहीं पे भी कुछ होगा, साथ में आपका हाइपरटेंशन है, तो उधर टेल मी सर्टेन आपको आंख बंद करके दे देना है। क्योंकि वो है जो पीपीएआर गामा रिसेप्टर जो होते हैं, ये नाम याद रखना है, पूरा बायोकेमिस्ट्री में आता है। पीपीए जो गामा रिसेप्टर है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। तो इसीलिए कभी भी कैल्शियम ब्लॉकर पे भी नहीं जाना है हमको, डायूरेटिक पे भी उधर नहीं जाना है, डायरेक्ट टेलमिसार्टेन देना है, तो उसको दोनों में फायदा होगा, है ना। क्लियर है, एंड करें इधर क्लास। कितने लोगों को पता चला। कम से कम इधर आपको है ना इतना पता चलना चाहिए। ये देखो, ये समरी है क्लास की, अगर मैं थोड़ा सा ये करूँ ना, ये समरी है समझो। समरी में क्या रहेगा, ये सारे जो प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स है, और सफिक्स के साथ में दूसरा क्या है,
ये जो एज 55 का पेशेंट है वगैरह सब, कि भाई स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 2 क्या, 1 ड्रग थेरापी, 2 ड्रग थेरापी, 3 ड्रग थेरापी, और स्टेप 4 जो है वो मल्टीपल ड्रग थेरापी। आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना है कि एंड करना है, जैसा आप बोलो। आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा कोई डायरेक्टली हाइपरटेंशन वगैरह कुछ बोला नहीं है इन लोगों ने। ये हमारे सिलेबस वाले और बाकी सब लोग थोड़े से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसीलिए वो लोग रक्तचाप वगैरह सब लिखते हुए, उच्च रक्तचाप, न्यून रक्तचाप, ऐसा कुछ व्याधि नहीं होता है। और ये जो है वो, मैं तो माल प्रैक्टिस बोलूंगा, अगर ऐसे ही आप व्याधि के नाम देने लग जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं है। हमको उधर देखना है, सबसे पहले आपके पास पेशेंट कोई आया ना, कुछ भी बोलता है, पेशेंट का आपको सबसे पहले क्या करना है, रोगम आदो परीक्षेत ततोअंतरम औषधम, तो उधर आपको परीक्षण करना है। क्या करना है? परीक्षण। परीक्षण किस चीज का करोगे आप? एक तो रोग का कर सकते हैं और एक रोगी का कर सकते हैं। रोगी का अलग अलग परीक्षा से, त्रिविध परीक्षा है, 10 विध है, अष्टविध है, वगैरह से कर सकते हैं। रोग का जो है वो आप निदान पंचक से कर सकते हैं। निदान पंचक में आप उसको निदान पूछिए कि भाई तेरे को निदान, उसके निदान क्या क्या है भाई। अगर आपके पास जो है वो बोलता है कि भाई मेरे को सिर दुखता है, तो आप अलग अलग टाइप के निदान पूछ सकते हो। फिर उधर जो है वो उसके लक्षण प्रायः क्या है, क्या दिखते हैं उसको लक्षण, फिर पूरा आप उसका परीक्षण करेंगे। उसके ऊपर से आपको दोष, एक दोष पता चल जाएगा भाई, ये लक्षण आए कि भाई उसको जो है वो सिर दुख रहा है ना, उसको सिर शूल हो रहा हाथ में थोड़ा सा दाह भी उसको हो रहा है ना, थोड़ा सा भ्रम जैसा उसको लग रहा है ना। ये हाइपरटेंशन वाले लोग आपके जो है वो ये सब ऐसे ही वो देंगे, थोड़ा सा उसको रुचि जैसा भी थोड़ा लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। ये हाइपरटेंशन और माइग्रेन के बीच में हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कौन सी बाजू दुखता है, मतलब पूरे वन हाफ दुखता है, अदर हाफ, या पूरा बायलेटरल साथ में दुखता है, ये पूछ देना है, तो थोड़ा सा वो डिफरेंशियल हो जाएगा। मेन इसमें जो है वो आपको दोष निकालना है। आप उसको लक्षण पूछो, आप उसको निदान पूछो, दोष पता चलेगा तो आपको पता चलेगा। क्योंकि इधर जो वायु है, वायु में आप प्रायः देखने जाओगे तो कौन कौन सा वायु इफेक्ट हो सकता है भाई। तो वायु अगर नीचे से चालू करेंगे ना तो अपान इफेक्ट होगा ना, तो भी हो सकता है। अगर अपान वायु जो है वो उधर स्रोतोरोध हो गया तो वो उदावर्त जैसी कंडीशन रहेगी, उधर विबंध हुआ है, उदावर्त कंडीशन रहेगी, तो वो जो है पूरा प्रेशर जनरेट करेगा, ऊपर ऊपर आएगा, तो भी आपको सिर दुखेगा। दूसरा जो व्यान वायु है, जिनको ये सब मॉडर्न में हार्ट वगैरह से कंसीडर करते हैं, हार्ट के उधर जाता है, एस एनोड वगैरह का पंप करता है, फिर वो सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ाता है। दूसरा प्राण वायु भी। इन शॉर्ट आप अगर वायु के क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे। उससे अच्छा, ये करने से अच्छा आप उससे गुण पे जाइए कि भाई उधर आपको वायु का गुण कौन सा मिला भाई, क्या लघु गुण मिला उसको, आपको पेशेंट में, क्या आपको उधर उसका चल गुण मिला। वो पेशेंट है वो रोज है वो 150 किलोमीटर बाइक से घूम रहा है, मतलब अप डाउन कर रहा है, तो चल गुण बढ़ जाएगा भाई। ट्रेन से रोज इतना ट्रैवलिंग कर रहा है, गाड़ी से इतना ट्रैवलिंग कर रहा है, ट्रैवलिंग से हमेशा बात का चल गुण बढ़ता है भाई, है ना। वो इंसान उपवास पूरा करता रहता है, लघु गुण बढ़ता है। वो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीता है, शीत गुण बढ़ता है। खाना रुक्स खाता है तो रुक्स है, रुक्स आदि गुण से उधर जो है वो स्रोत जो है वो क्या हो जाएंगे, कठिनीभूत हो जाएंगे, है ना। हमने मैंने बोला था ना, ब्लड जो है वो लेटरल वॉल पे प्रेशर लगाता है, तो उधर ये जो स्रोत है वो पूरे, उन्होंने बोला ना कि हार्डनिंग हो जाएगा, तो प्रेशर ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा।
तो ये टॉलरेट उधर नहीं कर रहा है, तो उधर जो निदान है वो आपको प्राय वात वाला मिल रहा है। तो वात में क्या है भाई, क्या रुक्ष, किंचित रुक्षेन कुपितम वायु, किंचित लघुन कुपितेन वायु, किंचित चलन कुपितेन वायु, और किंचित शीतेन कुपितम वायु। इधर दोष देखना है आपको, और दोष के ऊपर से गुण पता चलेगा। चल गुण है तो सामने आप कौन सा गुण दोगे भाई, मंद गुण दे दो भाई, अश्वगंधा बेस्ट है उधर। शीत गुण है तो अश्वगंधा है, वो खुद उष्ण है, तो उधर भी ये चलेगा। लघु है तो अश्वगंधा गुरु है, रुक्ष है तो अश्वगंधा स्निग्ध है। ये सारे गुण के लिए एक ही दवाई काम काफी है। वैसे पित्त भी उधर बिगड़ सकता है भाई, पित्त है वो साधक पित्त और पाचक पित्त बिगड़ सकता है। पाचन को ऐसे बोलते हैं ना, रोगा सर्वापि मंदग्नि। दूसरा मॉडर्न में देखने जाओगे तो पाचक पित्त का बीएमआर के साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो ब्लड प्रेशर डायबिटीज ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आते हैं। तो ये बीएमआर जो है वो पाचक पित्त मेंटेन करता है, मतलब ऐसा डाइजेशन वगैरह जो वो बीएमआर में ये लोग कंसीडर करते हैं। तो उधर पाचक पित्त का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा। मतलब अगर पित्त है तो क्या क्या गुण होंगे भाई उसके, उष्ण होगा क्या उसका, इधर कभी कभी द्रव गुण पित्त का बढ़ जाता है, और कभी कभी जो है वो पित्त का कौन सा गुण बढ़ जाता है भाई, अम्ल तो इसमें कभी कभी बढ़ता है, उतना ज्यादा नहीं, पित्त के इतने बढ़ सकते हैं। उष्ण ज्यादा रहता है इसमें थोड़ा सा। और कफ का उधर जो है वो गुरु गुण बढ़ जाता है कभी कभी भाई, क्योंकि इधर जो है वो परतंत्र मार्ग आवरण हो रहा है ना, आवरण हो रहा है बीच में, कफ बढ़ गया यार तो वो बात को रोक देगा, गुरु गुण बढ़ेगा उधर। ज्यादातर तो वात का चल गुण ही रहता है, बढ़ता है, पर वात का चल गुण है वो उधर प्रकोप हो गया है, इसीलिए है। ठीक है, तो जो गुण आपको मिला उसके विपरीत आपको उसकी चिकित्सा करनी है ना। बहुत सारे लोग इधर हाइपरटेंशन में, कोई लोग शमन की दवाई देते हैं, कोई कहीं पे भी अगर आपके पास है ना, ये कंसेप्ट लेके जाओ, कहीं पे भी आपके पास वात पित्त और कफज संप्राप्ति है तो आप आशा वरिष्ठ यूज कीजिए। कैसे भाई, तो आशा वरिष्ठ जो है वो मधुर रस द्रव्य से बने हुए होंगे, जैसे कि हमने उस दिन डिस्कस किया था रस प्रदोषज व्याधि में। मधुर रस का आशा वरिष्ठ होगा तो मधुर रस जो है वो पित्त और कफ को शमन करेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें थोड़ा अंश तो मधुर रस का होता है, और जो कफ है वो स्रोतो शोधन कर देगा। तो इन शॉर्ट ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि त्रिदोष शमन भी कर सकता है। सर्पगंधा ये लोग यूज करते हैं, पर सर्पगंधा के अंदर एक रिसर्पिन करके कंटेंट आता है, और ये जो रिसर्पिन है उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी रिसर्च हुई है कि वो जो रिसर्पिन है वो अगर लॉन्ग टर्म ले तो वो सुसाइडल थॉट दे सकता है। तो अगर आपके पेशेंट का सत्व अच्छा है तो आप विद इन शॉर्ट टाइम अंडर ऑब्जर्वेशन सर्पगंधा दे सकते हैं, पर हमको मुखवास की तरह सर्पगंधा उसको नहीं देना है। ठीक है, हमारा डिसिप्लिन आयुर्वेद है, मतलब वो है, उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भी दवाई हमारा भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। दवाई दवाई है, अगर आप उसको मात्रावत नहीं देंगे तो बॉडी में वो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो डेफिनेटली करेगा। इधर आप थोड़ा सा गुण के उधर जाइए और अब दोष निकालने की ट्राई कीजिए, दोष निकलेगा तो गुण ऑटोमेटिकली आएगा, उधर आपको पता चल जाएगा। और अगर इधर जो देखो हमने दोष के ऊपर तो बात किया शारीरिक, इधर मानसिक दोष भी हो सकते हैं। मानसिक में क्या होगा, तो मानसिक होगा तो वो पित्त साधक पित्त को बिगाड़ेगा, तो इनडायरेक्टली ये मानसिक में से शारीरिक हो गया। शोक क्रोध वगैरह करेंगे तो क्रोध से फिर पित्त बढ़ेगा, और फिर वो साधक पित्त बिगड़ेगा, और फिर जो पित्त की पूरी साइकिल जो है वो बिगड़ेगी। उधर आपको पित्त की चिकित्सा करनी है ना। वो बगीचे में जाना है, गुलाब का फूल का ये करना है वो करना है, अपने मित्र मंडल अपनी सहेली सहेला के साथ घूमने जाना है, तालाब पे जाना है, रात को चांद की रोशनी में छत पे जाके सोना है, गाने गाना है ना। पित्त की चिकित्सा में ऐसे लिखा है कि वो जो छोटा बच्चा जब होता है ना वो कैसे तोतला तोतला करके बोलता है, वैसा सब बुलाओगे पित्त वाले को तो उसको अच्छा लगेगा, ऐसा लिखा है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 13वां अध्याय 5वां या 6ठा श्लोक देखना। ठीक है, पता चला कुछ आज।
संडे फंडे हुआ कि बोरिंग डे हो गया क्या? ठीक है, अभी क्लास एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके।